हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो आपके लिए एक प्रैक्टिस शॉट के तौर पर काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हमारे जो सिलेबस के अंतर्गत जो भी चीज़ें दी गई, जैसे हिंदी है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और उसके अलावा कंप्यूटर और साथ ही साथ उत्तराखंड से संबंधित सारे क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और साथ ही आपको इसमें मिलेगा दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षण अभिरुचि से भी संबंधित क्वेश्चन अंत में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना क्लास को स्किप किए आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ आप प्रिपेयर कीजिएगा अपने आप को आगामी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले हैं, फिर उसके बाद उत्तराखंड से संबंधित, फिर सामान्य ज्ञान, फिर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और कंप्यूटर से संबंधित। साथ ही साथ दोस्तों आपको लास्ट में मिलेंगे जो है शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शब्द और विलोम शब्द हैं दोस्तों, तो कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। तो दोस्तों, तीव्र का मंद होता है विलोम शब्द, बिल्कुल सही है। दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। निंदा का आलोचना होता है दोस्तों। और जो इसमें यहाँ पर दोस्तों निंदा का आलोचना, यही रॉन्ग है दोस्तों। निंदा का जो है होता है प्रशंसा। ठीक है दोस्तों। और पाप का पुण्य होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये ऑप्शन भी। तो यहाँ पर जो गलत युग्म है दोस्तों वह है निंदा का आलोचना, जबकि निंदा की क्या होती है, प्रशंसा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका गलत आंसर है, यानी कि गलत युग्म का चयन करना है तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। बिल्कुल ध्यान से आप देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लास में जो है सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। कुटिल का विलोम शब्द है, तो कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? कुटिल का विलोम शब्द होता है दोस्तों सरल। तो सरल का विलोम कुटिल होता है, कुटिल का विलोम सरल होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर हम देखें दोस्तों, मृगराज ये सिंह का पर्यायवाची है। वनराज भी जो है सिंह का पर्यायवाची है, सिंह में से शेर हो गया। और केसरी भी दोस्तों यहाँ पर सिंह का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पर कौन नहीं है पूछा गया है, तो किशन। किशन जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है आपका धरणी। क्या होता है दोस्तों? धरणी। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों धरणी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दुशासन का संधि विच्छेद है। तो दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? तो दुह धन शासन होगा दोस्तों, दुशासन। ठीक है, दुह धन शासन। अगर हम बात करें इस शब्द की, तो इस शब्द में जो लिखा गया है इन्हीं को दोनों को अलग अलग करना था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ठीक है, तो दुशासन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों दुधन शासन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यर्ण संधि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यर्ण संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो अगर हम बात करें अत्यधिक, अति धन अधिक। ठीक है, तो ई के बाद ओ आ गया दोस्तों, यर्ण संधि होगी। इत्यादि में इति धन आदि, तो ई के बाद ओ आ गया है, तो यहाँ पर भी अयादि इत्यादि में भी यर्ण संधि होगी दोस्तों। स्वागतम में सुधन आगतम, तो इसमें भी यर्ण संधि है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी में यर्ण संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी को ढूंढ के बताना है दोस्तों कौन सा सही है। तो जगत गुरु यह अशुद्ध है दोस्तों। और अगर हम बात करें शुद्ध वर्तनी की, तो शुद्ध वर्तनी में दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, जगत गुरु। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जगत गुरु होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पढ़ाई भलाई शब्दों में प्रत्यय है, तो पढ़ाई और भलाई जो शब्द हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों?
इसमें दोनों में आप देख रहे होंगे पढ़ धन आई, भला धन आई, भल धन आई। तो दोस्तों पढ़ाई और भलाई में दोनों में आई प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। तो पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए कह रहा है दोस्तों। तो कौन से शब्द पुनरुक्त हैं दोस्तों? गांव गांव, इसमें भी बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है। गली गली, इसमें भी योजक शब्द है। काले काले, ये भी योजक शब्द है। तो ये तीनों शब्द जो हैं दोस्तों, दोनों में जिसमें पहला और दूसरा दोनों समान होते हैं, तो ऐसे शब्द को पुनरुक्त शब्द कहा जाता है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी पुनरुक्त शब्द हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है तो उसे किस प्रकार की संज्ञा कहा जाता है? तो जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव या स्थिति और अवस्था का बोध कराती है वह किस प्रकार की संज्ञा कहलाती है दोस्तों? कहलाती है भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाएगी दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित लोकोक्ति को पूरा करिए। तो दोस्तों यहाँ पर है मुदई सुस्त, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? गवाह चुस्त। ठीक है दोस्तों, मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा? गवाह शब्द आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो बन जाएगा मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। ठीक है दोस्तों, ये एक लोकोक्ति है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सूरज जो दीपक दिखाना। तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है दोस्तों बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बतलाना। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज्ञाता है, तो अगर उसके सामने हम कोई बात बताते हैं तो दोस्तों वो कहलाता है सूरज को दीपक दिखाना या सूरज को दिया दिखाना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही युग्म कौन सा है? अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह का नाम चिन्ह पहचान करनी है। जैसे अल्प विराम है, ये बिल्कुल सही है, अल्प विराम। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है विस्मय सूचक है, ये भी बिल्कुल सही है, संबोधन जिसको बोलते हैं। तीसरा है त्रुटिपूरक, त्रुटिपूरक में यही निशान लगाया जाता है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी युग्म सही हैं, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, विस्मय सूचक में आपने देख लिया होगा, अल्पविराम देख लिया होगा, त्रुटिपूरक देख लिया होगा, ये सभी युग्म सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वाक्यों के संबंध में असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो वाक्यों के संबंध में असत्य युग्म कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी? संयुक्त वाक्य है कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जैसे शीला ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई, ये मिश्र वाक्य है। उसने घर आकर भोजन किया, ये सरल वाक्य हो गया। और वह घर आया और उसने भोजन किया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। बट क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है? ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कई पदों के संयोग से बनता है दोस्तों, योग से बनता है और एक ही पद का काम करता है, उसे कहते हैं दोस्तों पदबंध। क्या कहा जाता है? पदबंध उसे कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसको कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, जो किसी स्थान क्रिया के साथ किसी स्थान का बोध कराता है उसको कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों
अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों जो अधि उपसर्ग है दोस्तों, इससे बनने वाला शब्द कौन सा है? इससे बनेगा दोस्तों आपका अधिनायक भी बनेगा, अधिवक्ता भी बनेगा, अधिपति भी बनेगा। तो उपरोक्त सभी शब्द इससे बन सकते हैं दोस्तों अधि उपसर्ग से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या है दोस्तों? जो जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, उसके लिए शब्द होता है दोस्तों अद्वितीय। तो शब्द को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों अद्वितीय। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? वो है मांगने से कुछ नहीं मिलता है। बी ऑप्शन इसका सही है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि बिना मांगे बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मांगने पर जो है कुछ भी नहीं मिलता। ये इसका अर्थ बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कम भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो कम भोजन करने वाले को दोस्तों बोलते हैं अल्पाहारी। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? अल्पाहारी के नाम से जाना जाता है कम भोजन करने वाले को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो देहरादून में भी नहीं है, टिहरी गढ़वाल में भी नहीं है, पौड़ी में भी नहीं है, बागेश्वर में भी नहीं है दोस्तों। यह है दोस्तों आपका ऋषिकेश में। कहाँ है दोस्तों? नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है दोस्तों? वह है ऋषिकेश में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल में स्कंद पुराण को जो जाना जाता है वो केदार खंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा वाटरफॉल चर्म रोग के लिए वरदान है? तो दोस्तों कौन सा वाटरफॉल ऐसा है जो चर्म रोग के लिए वरदान है? तो दोस्तों वह है आपका सहस्त्रधारा। जो सहस्त्रधारा वाटरफॉल होगा दोस्तों, वो चर्म रोग के लिए वरदान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो गोरखनाथ गुफा है वो कहाँ स्थित है? वो है श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में गोरखनाथ गुफा भी स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 संतरा के भाव से बेचा, जिसे 40% का लाभ हुआ, वह 1 रुपये में कितना संतरा खरीदा था? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जो फल विक्रेता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 संतरा के भाव से बेचा, जिसे 40% का लाभ हुआ, तो वह 1 रुपये में कितना संतरा खरीदा था? तो दोस्तों अगर उसे 40% का लाभ हुआ, तो अगर 1 रुपये में 10 संतरे थे और 40% का लाभ हुआ तो 4 संतरे और हो गए। तो इट मीन्स उसको जो है 14 संतरे उसने 1 रुपये में उसने 14 संतरे खरीदे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों अगला, x का मान ज्ञात कीजिए। 2⁴ इंटू 4⁴ इंटू 8⁻²= 4⁴x यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2⁴ तो 2⁴ को हम ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई 4 जो 3 है इसको बदल देंगे, इसको 2 2 जा 4 और इसकी पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई 8 को भी बदल देंगे दोस्तों, 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि 2⁴ और ऊपर से -2 इक्वल टू 4 को भी हम बदल देंगे दोस्तों, 4 को लिख देंगे 2⁴ और टोटल के बाहर से x। ठीक है, अब बात करें तो 2⁴ इंटू 2⁴ 2 3 6 प्लस 2⁻−6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों को मल्टीपल करके, और यहाँ 2⁻2x आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम बात करें, ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व हैं दोस्तों।
इनकी पावर क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। और किसी की पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ 2 की पावर 4 ऐसी रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 2x। इससे हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो 2x इक्वल टू जब 4 हो जाएगा तो इससे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 4/2, यानी कि 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वह है पृथ्वी। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले में। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं और ये जो है नाभिकीय बल द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। www का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसको वास्तविक रूप से छुआ जा सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर वह कौन सा भाग है जिसको वास्तविक रूप से छुआ जा सकता है दोस्तों? वह है दोस्तों हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर जो है इसको वास्तविक रूप से छुआ जा सकता है। बाकी अन्य चीज़ें जो है दोस्तों इसमें डाटा, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है दोस्तों? वह है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? वह है देहरादून में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो वह है दोस्तों बैडमिंटन की प्लेयर हैं जिन्हें बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ये जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग भारत के नौसेना अध्यक्ष जो है दोस्तों वह है एडमिरल करमबीर सिंह। और अगर आप जानते हैं तो वर्तमान के नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एक गोदाम घनाभ के आकार का है, यानी कि इस प्रकार का गोदाम है दोस्तों, घनाभ के आकार का। जिसकी माप दोस्तों यहाँ पर 60, 40 और 30 है। 60, 40 और 30 है। इसमें घनाभ आकार के कितने घन रखे जा सकते हैं यदि एक बॉक्स का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है? तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले इसको निकालेंगे। पहले LBH के फॉर्मूले से इसको करेंगे, L/B/H। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों को गुणा करेंगे और उसके बाद कितने रखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आयतन निकल जाएगा। और एक बॉक्स का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनका जो इंटू होगा 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड करेंगे 0.8 से। ठीक है दोस्तों, 0.8 से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पर हमारा पॉइंट इसको हटाना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर 6×4 = 24, 24 तियान। ठीक है दोस्तों, 24 तियान हो जाएगा 72, यानी कि 720। 720 इसके पीछे 3 जीरो और बट्टे में आ जाएगा दोस्तों 8। पॉइंट के बाद पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगा दोस्तों। अब ये पॉइंट हट जाएगा। अब हमारे पास 8 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 8×9 = 72 होता है दोस्तों। और कितने जीरो, 4 जीरो इसके पीछे बच रहे हैं। तो 90,000 इसका जो है आंसर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो आवृत्ति वाले जो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों, वो होती है कम, यानी कि छोटी तरंगदैर्घ्य इसकी होती है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो पॉलीथीन है वो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो पॉलीथीन जो बनते हैं दोस्तों थर्मोप्लास्टिक के से बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी हैं। लेकिन ये जब बना है क्वेश्चन तो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस समय थे वह है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वह हैं पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है वो है दोस्तों आपका मसूरी में। कहाँ है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी? यह है दोस्तों मसूरी में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों वह है नैनीताल जिले के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। नैनीताल जिले के अंतर्गत है और रामनगर क्षेत्र में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सही युग्म का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है नैनीताल में, बिल्कुल सही है। सात ताल झील जो है दोस्तों वो भी नैनीताल में है। बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों ये है आपका चमोली में। और उपयुक्त सभी युग्म सही हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जो पिंडर नदी वो कहाँ से उद्गम होता है दोस्तों? इसका होता है पिंडारी ग्लेशियर से। कहाँ से होता है दोस्तों? पिंडारी ग्लेशियर से जो है पिंडर नदी का उद्गम होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? देहरादून में नहीं, अल्मोड़ा में नहीं, हरिद्वार में नहीं, यह है दोस्तों नैनीताल जिले के अंतर्गत टिफिन टॉप स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, गढ़वाल मंडल में कितने जनपद हैं? तो दोस्तों गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कितने जनपद हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है 7। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत टोटल 7 जनपद हैं। और कुमाऊं मंडल के अंदर दोस्तों 6 मंडल आते हैं, ठीक है दोस्तों, 6 जनपद आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका IMA, ये देहरादून में स्थित है दोस्तों, जहाँ से जो है आपका NDA कैडेट्स का जो है पासिंग आउट होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए छायाचित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस पूरे का यहाँ तक डिस्टेंस 7 हो जाएगी दोस्तों, और यहाँ से बचेगा इधर को 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले इस आयत का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 गुणा 4, तो 7 चौको 28 आ जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल। और उसके बाद साथ ही अब ये त्रिभुजाकार का निकालना है दोस्तों। त्रिभुजाकार का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा 3 गुणा ऊंचाई हो गई 4, तो 2 दूना 4 दोस्तों, 3 दूना 6, तो 6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6 आ जाएगा। तो यही पूछा गया है दोस्तों, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 4,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रित धन तथा मूलधन में क्या अंतर है?
तो दोस्तों अगर हम इसका 4 वर्ष का निकालें तो क्या हो जाएगा, मूलधन 4000 गुणा दर है 5 और समय है 4 वर्ष बट्टे 100 हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, तो ये बचेगा 40 गुणा 5 गुणा 4, तो बच गया ये 40 गुणा 5 गुणा 4, तो 4 पंचे 20, 200 गुणा 4 यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 800 आ गया। तो 800 का इसमें ब्याज मिल गया दोस्तों। अब अगर हम बात करें मिश्रधन, मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों 4000 प्लस 800, ठीक है, तो कितना हो गया, 4800 टोटल हो गया। अब मिश्रधन तथा मूलधन में अंतर, तो मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है 4000, तो मिलेगा कितना घटा के, तो टोटल 800 इसमें बचेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलंब व अपवर्तन किरणों के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो अभिलंब व अपवर्तन किरणों के बीच का कोण क्या कहलाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिलंब और अपवर्तन किरणों के बीच के कोण को अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो चीनी को अगर अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 2 से 3/4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर होता है दोस्तों परिमाप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 गुणा लंबाई, लंबाई दे रखी है दोस्तों, इसमें नहीं दी गई है, चौड़ाई दी गई है 2 से 3/4, परिमाप दिया गया है दोस्तों 13। ठीक है, तो अगर L प्लस 2 इंटू 3/4 इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 13/2, यानी कि 13/2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसे L इक्वल टू निकालेंगे तो 13/2, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 13/2 माइनस 2 सही 3/4, तो कितना हो जाएगा L इक्वल टू 13/2 माइनस 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4 हो जाएगा दोस्तों। तो 13/2 माइनस 11/4, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 13/2 माइनस 11/4, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 4, तो 4 2 दूना 4 हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 माइनस 11, तो 26 में से अगर 11 घटा देते हैं दोस्तों आता है 15, 15/4। ठीक है, और 15/4 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 तियान 12 सही 3/4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है दोस्तों, 3 सही 3/4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों इसी प्रकार के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने हैं आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग में, इसलिए आप बिल्कुल इनको बढ़िया तरीके से इनको कंफर्म कीजिएगा। और साथ ही कनिष्ठ सहायक और व्यक्ति सहायक के क्वेश्चनों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए विशेष तरीके से आप इसको तैयारी कर लें। चित्र में एक्स कोण का मान ज्ञात कीजिए कहा रखा है, तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये 90 हो जाएगा, और इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 60, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये तो एंगल 90 है, और इन तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो 6 और 7, 7 से 13 यानी कि 130, 130 और 90 को प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 320। ठीक है, 220 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और उसके बाद इसको 360 में से घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, 360 में से 220 घटा देंगे तो बचेगा दोस्तों 140 अंश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 140 अंश इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान ध्रुव पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो समान ध्रुव पर जो बल लगता है उस बल को कहते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है दोस्तों। और अलग अलग ध्रुवों पर लगने वाले बल को दोस्तों आकर्षण बल कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। CuSO4 कहलाता है कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों जो मणिपुर राज्य है उसकी राजधानी कहाँ तक है? मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के किस जनपद में प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है? तो दोस्तों कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है भारत के अंतर्गत? ये है दोस्तों गुवाहाटी में। कहाँ है दोस्तों? गुवाहाटी में दोस्तों जो है कामाख्या देवी का मंदिर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं दोस्तों वह हैं अमित शाह। तो इसका जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अमित शाह इसका सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे दोस्तों आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला कहाँ स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये जो लाल किला है दोस्तों वह है आपका नई दिल्ली में। कि कहाँ है दोस्तों लाल किला? लाल किला दोस्तों दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी है? तो दोस्तों किस प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी है दोस्तों? वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है दोस्तों वो नौटंकी जो है वहाँ का लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है? तो जो फ्रायड हैं वो मनुष्य के अंदर मनुष्य किसको मानते हैं दोस्तों? मानते हैं अहम को। किसको मानते हैं दोस्तों? तो अहम को जो है मनुष्य के भीतर मनुष्य माना जाता है मनोवैज्ञानिक फ्रायड के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई थी। तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये दी गई थी रैगनर नर्कसे द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? गरीबी के दुष्कर्ष की जो दुष्चक्र गरीबी के दुष्चक्र की जो अवधारणा दी गई थी दोस्तों दी गई थी रैगनर नर्कसे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार क्या होगा? तो जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है दोस्तों इसका आकार क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों यू आकार का। किस आकार का होगा? इसका आकार होगा दोस्तों यू आकार का होता है औसत लागत वक्र। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है? तो किस पुस्तक में राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है दोस्तों? वो मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद में भी नहीं मिलता, यजुर्वेद में भी नहीं, सामवेद में भी नहीं दोस्तों। ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसमें जो है राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो दोस्तों
जो बाकर मेहंदी जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है, इसमें कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो दोस्तों वह हैं 4। तो बाकर मेहंदी के अंतर्गत जो है सृजनात्मक चिंतन के जो परीक्षण है दोस्तों, उप परीक्षण वह कितने हैं? 4 हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नूरजहाँ के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों जो नूरजहाँ हैं उनके बचपन का क्या नाम था दोस्तों? नूरजहाँ के बचपन का नाम था दोस्तों, वो था मेहरुन्निसा। क्या था दोस्तों? मेहरुन्निसा। नूरजहाँ के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया है। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया है दोस्तों थर्स्टन के द्वारा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। डिसकैलकुलिया संबंधित है। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो डिसकैलकुलिया संबंधित है दोस्तों अंकों को समझने से, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलिया शब्द से क्लियर हो रहा है कैलकुलेशन से संबंधित है, तो अंकों को समझने से संबंधित है डिसकैलकुलिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन रहे हैं? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों है विजयालया। कौन है दोस्तों? विजयालया जो है चोल साम्राज्य का संस्थापक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किसके अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता अवस्था तक पहुंचता है? तो विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वावस्था तक पहुंचता है। तो दोस्तों ये है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता अवस्था तक पहुंचता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विद्यमान है दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान? तो दोस्तों यह है भाग 2 अनुच्छेद 511 5 से 11 तक में जो है भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। तो अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति क्या होती है दोस्तों? वो होती है प्रारंभिक तेजी। ठीक है, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति क्या होती है दोस्तों? वो होती है प्रारंभिक तेजी होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गांधी जी की राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना कौन सी है? तो गांधी जी की राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना कौन सी है दोस्तों? वो खेड़ा भी जो है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण और अहमदाबाद हड़ताल, ये सभी के सभी गांधी जी के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसने दिया था? तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है दोस्तों मार्शल का। किसने कहा था दोस्तों? ये कथन दिया था मार्शल ने कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। अग्निवृत्त के नाम से जाने वाली ज्वालामुखी पेटी है। तो दोस्तों अग्निवृत्त के नाम से जाने जाने वाली ज्वालामुखी पेटी कौन सी है? यह है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है दोस्तों, कौन सी पेटी? यह है परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है अग्निवृत्त के नाम से जाने वाली ज्वालामुखी पेटी है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों थोक कीमत सूचकांक। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों छोटा अंडमान और निकोबार के बीच का क्षेत्र जो है इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्रैचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है?
तो दोस्तों इसमें से क्रैचमर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। बाकी लंबकाय भी हो सकता है, गोलकाय भी हो सकता है, सुडौलकाय भी हो सकता है व्यक्तित्व का प्रकार, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्रैचमर के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो दोस्तों कहाँ? कोलकाता और हावड़ा। ठीक है, कोलकाता क्या हावड़ा में हुगली जो है औद्योगिक केंद्र है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता हावड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों के लिए किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों? वो किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन मौलिक कर्तव्यों हेतु किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्रचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है? तो दोस्तों जो नई तरह की शिक्षा व्यवस्था है, जो यथा मुक्त शिक्षा, पत्रचार शिक्षा, इस इनका औचित्य निम्न में से किस कारण से है दोस्तों? वह है शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, किसकी दृष्टि से? शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टिकोण से जो है नई तरह की शिक्षा व्यवस्था है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है दोस्तों? वो कहा गया है अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान और अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग किसी उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं सीखने का क्षैतिज अंतरण। क्या कहते हैं दोस्तों? सीखने का क्षैतिज अंतरण इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। तो दोस्तों जो कोंकण रेल मार्ग है वो कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों? तो कोंकण रेल मार्ग दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग, ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति होगी। तो जो सीमांत उपभोग होता है दोस्तों उसकी प्रवृत्ति क्या होगी दोस्तों? उसकी प्रवृत्ति होगी सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, वन माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो 1 मल्टीप्लाई सीमांत बचत प्रवृत्ति भी नहीं होती है, 1 प्लस भी नहीं होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होगी दोस्तों वो होगी आपकी 1 माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया था? तो दोस्तों निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो समीकरण दिया था, वो दिया गया था दोस्तों वुडवर्थ के द्वारा। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, ये वुडवर्थ ने कहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? तो किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं को को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? यह किसके अनुसार था दोस्तों? तो दोस्तों ये कहा गया है बोरिंग
लैगफील्ड और विल्ड के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी, बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड के द्वारा। यह कहा गया है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? वह है दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो विनुक, रोंकी और लू जो है भारत में, और फ्रॉन जो है आल्पस में, लेकिन मिस्ट्रल जो है इंडीज में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है गलत है। बाकी अन्य ऑप्शन सारे इसके सही हैं दोस्तों, सही मिलान है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीथ क्या था? ठीक है, तो टीथ क्या था दोस्तों? टीथ का अर्थ है चर्च द्वारा लगाया गया एक कर है दोस्तों, टीथ, जो सभी पर चर्च के द्वारा कर लगाया गया है, उसको टीथ कहा कहा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अभिक्रमित अधिगम की शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो अभिक्रमित अधिगम की जो शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? वो किया गया है नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अभिक्रमित अधिगम की जो शाखीय अभिक्रम है इसका विकास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है? तो किसने कहा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी को सुरक्षा परिषद को माना है? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसने माना है दोस्तों? वो कहा है पामर व परिकन्स ने। ठीक है दोस्तों, किसने कहा है? पामर और परिकन्स ने दोस्तों सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की संघ की कुंजी माना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है दोस्तों? तो किस प्रकार के मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है दोस्तों? वो होता है निरपेक्ष मापन में। निरपेक्ष मापन की प्रक्रिया में आरंभिक बिंदु दोस्तों शून्य होता है। ठीक है, जब निरपेक्ष मापन किया जाता है तो आरंभिक बिंदु को शून्य माना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोल्सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो कॉल्सनिक ने दोस्तों मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो दोस्तों वो क्या है 8 स्तरों में। कॉल्सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 स्तरों में विभाजित किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास के अंतर्गत जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस का जो है यहाँ पर